नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं राज्यपाल के बारे में। ये है हमारी तीसरी क्लास संविधान की। दोस्तों, यदि आप लोगों ने तीनों क्लास को हमारी देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान से एक भी प्रश्न आपकी गलत नहीं होंगे। क्या हूबहू प्रश्न यहीं से मिलेंगे? बिल्कुल यहीं से मिलेंगे, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी के निचोड़ को शामिल किया हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो एम लक्ष्मीकांत सर की किताब से भी जो मटेरियल अच्छा है उसको भी हमने शामिल किया हुआ है। तो दोस्तों, ये मान के चलिए अब आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला हो। जो लोग नए हैं वे क्या करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। यदि आपकी कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप हमें जरूर बता दिया करें। आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल को अगर देखा जाए तो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है दोस्तों? गवर्नर कहा जाता है। जिस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों, केंद्र में अगर देखते हैं आप तो केंद्र स्तर पर आप देखते हैं तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं राष्ट्र के मुखिया। उसी तरह राज्य के मुखिया के तौर पर अगर देखा जाए तो राज्यपाल होते हैं। ये जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, यानी कि हमारे देश का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, वही करता है। अब आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बारे में, बेसिक डिटेल के बारे में। जैसे कि बात करते हैं, अगर देखा जाए तो राज्यपाल के बारे में जो दोस्तों बताया गया है, संविधान के भाग 6 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? संविधान के भाग 6 में इसके बारे में बताया गया है। और दूसरी बात करते हैं, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक इनके बारे में चर्चा की गई है। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि राज्यपाल के बारे में कहां से लेकर कहां तक बताया गया है, तो आप बता दीजिएगा अनुच्छेद 153 से लेकर 167 167 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे देश में क्या है, जैसे कि केंद्र स्तर पर आप देखते हैं, केंद्र स्तर पर क्या होता है, संसद होती है, ठीक है। तो राज्य, और जिसे क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है दोस्तों। उसी तरह से अगर देखा जाए तो राज्य स्तर पर भी क्या होती है, विधानमंडल होते हैं। तो राज्य स्तर पर देखा जाए दोस्तों तो विधानमंडल होते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही कल बताया था, कल वाली क्लास में। जैसे संसद के निर्माण के लिए अगर देखा जाए दोस्तों, संसद के निर्माण के लिए अगर देखा जाए तो लोकसभा का होना जरूरी है, और राज्यसभा का होना जरूरी है, और राष्ट्रपति का होना जरूरी है दोस्तों। उसी तरह से अगर देखा जाए तो विधानमंडल में किसकी किसकी जरूरत होती है दोस्तों? तो विधानमंडल में अगर देखा जाए तो विधानसभा की जरूरत होती है, और विधान परिषद की जरूरत होती है, और राज्यपाल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है विधानमंडल में? तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल की। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना होगा दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि विधानमंडल में अगर देखा जाए तो क्या विधान परिषद की जरूरत होती है, कंपलसरी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक तरीके से अगर देखा जाए तो विधानसभा और राज्यपाल भी होते हैं तब भी विधानमंडल बन जाएगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एक सदनीय व्यवस्था कहा जाता है। एक सदनीय व्यवस्था तब कहा जाएगा दोस्तों जब क्या होगा, विधानसभा और राज्यपाल होंगे तो दोनों को मिलाकर क्या कहा जाएगा, विधानमंडल कहा जाएगा। और इसे क्या कहा जाएगा, एक सदनीय व्यवस्था कहा जाएगा। लेकिन द्विसदनीय व्यवस्था तब कहा जाता है दोस्तों जब विधानसभा भी हो और उसके साथ विधान परिषद भी हो, और अगर देखा जाए तो विधान परिषद के साथ साथ राज्यपाल भी हो। जब तीनों मिल जाते हैं तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों मिल जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे भी विधानमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधानमंडल कहा जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, जिस तरह से क्या होता है, केंद्र में क्या होता है कि अगर कोई भी, जैसे संसद में क्या होता है, कोई भी कानून का निर्माण होता है तो लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। उसी तरह से क्या होता है कि जब राज्य के सरकारों के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो विधानसभा या विधान परिषद होती है, जहां विधानसभा होती है, अगर विधान परिषद भी है तो दोनों जगह से पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है। और राज्यपाल को अगर लगता है तो अपने स्वेच्छा अनुसार क्या कर देता है, राष्ट्रपति के पास भी वो बिल पहुंचा देता है। उसकी कंडीशन अलग है जो कि हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों,
जिस तरह से अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया ही है, कल भी इसके पहले बताया था, केंद्र स्तर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्र का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। केंद्र स्तर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्र का मुखिया कौन होता है? राष्ट्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति होता है। उसी तरह राज्य स्तर पर अगर आप देखते हैं तो राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो वास्तविक शक्ति के रूप में यहाँ पर जहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक शक्ति रखता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल जो होते हैं नाम मात्र के होते हैं। और शक्ति में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यपाल कब पावरफुल हो जाते हैं वो सब हम बाद में बात करेंगे। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अगर देखा जाए तो राज्यपाल के बारे में क्या बताया गया है? राज्यपाल के बारे में दोस्तों जो बताया गया है संविधान के 6ठे भाग में बताया गया है। अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक बताया गया है? तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक बताया गया है, 153 से लेकर 167 तक बताया गया है। फिर हमने आपको बताया जिस तरह से केंद्र स्तर पर आप देखते हैं संसद होती है और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का होना जरूरी होता है। उसी तरह से विधानमंडल में क्या होता है दोस्तों, यानी राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल का होना जरूरी होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो राज्य स्तर पर एक सदनीय और द्विसदनीय व्यवस्था का शुरुआत किया गया है। जैसे कि बात करते हैं जहाँ पर क्या होता है विधानसभा और राज्यपाल होंगे, जहाँ पर विधानसभा और राज्यपाल होंगे ऐसी इसे भी विधानमंडल ही कहा जाएगा, लेकिन इसे एक सदनीय व्यवस्था वाला राज्य कहा जाएगा। जहाँ पर अगर देखा जाए तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल भी होंगे, ऐसी व्यवस्था क्या कहा जाएगा? इसे भी विधानमंडल ही कहा जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या होता है, इसे द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाता है। ये बातें हमने आपको बता दिया है। दोस्तों हमने आपको ये भी बताया था कि जैसे अगर आप केंद्र स्तर पर देखते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात की जाती है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात की जाती है, वैसे ही राज्य स्तर पर आप देखते हैं तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर वास्तविक शक्ति रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो प्रधानमंत्री होता है और उसके साथ जो मंत्रिपरिषद होती है, और राष्ट्रपति जो होते हैं नाम मात्र के होते हैं। उसी तरह से राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है दोस्तों? तो वास्तविक शक्ति होती है सीएम के पास में होती है, यानी कि मुख्यमंत्री के पास होती है। और राज्यपाल जो होते हैं एक तरीके से नाम मात्र के होते हैं। लेकिन इस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं कि हमारे टीम के द्वारा क्या क्या कंटेंट में शामिल किया गया है। आइए समझते हैं, समझिएगा एक एक चीज़ों के बारे में। अगर कोई बातें आपको समझ में ना आए तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देखिए राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। हमने आपको बताया था जिस तरह से राष्ट्र का शासन यानी देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है, उसी तरह से अगर देखा जाए दोस्तों तो राज्य का शासन किसके नाम पर चलाया जाता है? तो राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन होता है। इस बात को आपको जरूर समझना होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है या निर्वाचन किया जाता है, तो आप बता दीजिएगा निर्वाचन नहीं बल्कि नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यपाल जो होता है दोस्तों राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। राज्यपाल कौन होता है? तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर देखा जाए तो आर्टिकल 153 में क्या बातें कही गई हैं? 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ध्यान रखिएगा 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य, जैसे कि 28 राज्य की बात करते हैं तो हर राज्य के पास क्या होता है? एक राज्यपाल होगा। किसमें कहा गया है? कि एक तरीके से 153 में कहा गया। परंतु एक और बात कहा गया है, परंतु एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल अगर बनना चाहता है, अगर आवश्यकता होती तो बनाया जा सकता है। समझिएगा इस कहानी को। देखिए इसमें कहा गया है 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन अगर एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने की आवश्यकता है तो बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जो है,
अगर उसे साथ साथ अगर बिहार का भी राज्यपाल बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो उत्तर प्रदेश को भी देखेगा और एक तरीके बिहार के को भी देखेगा। अगर उसे मध्य प्रदेश की भी कार्यभार सौंप दिया जाता है तो मध्य प्रदेश को भी देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें ये बातें कही गई हैं। किसमें कहा गया है? 153 में, आर्टिकल 153 में कहा गया है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। देखिए, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि केंद्र स्तर पर अगर देखा जाए तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? तो राज्यपाल में निहित होती है। कहां पर निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। और राज्यपाल क्या करता है? इस शक्ति का प्रयोग या तो संविधान के अनुसार स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यपाल क्या करता है? इस शक्ति का प्रयोग, जो उसके पास शक्ति होती है कार्यपालिका की, उस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल या तो स्वयं करता है या उसके अंडर में जो काम कर रहे अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से करवाता है। देखिए कितनी अच्छे तरीके से बातें कही गई हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, दोनों बातों को। आर्टिकल 153 में आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या आप हमें ये बता दीजिए कि एक राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है कि नहीं? तो आप बता दीजिएगा बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि प्रवीण सर ने हमें पढ़ाया था 153 में। आर्टिकल 153 के माध्यम से प्रवीण सर ने हमें बताया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी दोस्तों, तो 154 में आप बता दीजिएगा कि 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो राज्यपाल होता है वो क्या अपनी शक्ति का स्वयं प्रयोग कर सकता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है, तो बोलो दोनों तरीके से कर सकता है। चाहे स्वयं करना चाहे तो स्वयं कर सकता है, नहीं अपने जो उसके अंडर में काम कर रहे अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से भी करवा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात ये कर लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दोस्तों, कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में किस संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है या किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 155 में ये बातें बताई गई हैं। आर्टिकल 155 में ये बातें बताई गई हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। संघीय का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके साथ जो मंत्रिपरिषद होती है उसके सलाह पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति क्या अपने स्वयं के विवेक से, खुद के दिमाग से क्या राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो बता दीजिएगा नहीं भैया, ऐसी बातें नहीं हैं, बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्रिपरिषद होती है उसके सिफारिश पर ही उन्हें राज्यपाल की नियुक्ति करना होता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात ये कर लेते हैं क्या कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, या राज्यपाल बनने के लिए योग्यता की बात कर लेते हैं, या राज्यपाल का शासनकाल के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए राज्यपाल के शासनकाल के बारे में अगर देखा जाए तो राज्यपाल जब पद ग्रहण करता है, जिस दिन से वो पद पर बैठता है उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक अगर देखा जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना होगा, जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना होता है। दरअसल बात यहाँ पर ये हो जाती है कि राष्ट्रपति की खुशी पर निर्भर होता है राज्यपाल। जब तक राष्ट्रपति को खुशी होती है कि राज्यपाल बना रहे राज्य में, तब तक क्या होता है कि व्यक्ति बनाए रहेगा राज्यपाल, नहीं तो राष्ट्रपति उसे चाहे तो हटा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि किसी कारण राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए तो दोस्तों उस स्थिति में राज्यपाल का निर्धारण अनुच्छेद 107 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है कि उनके पास 2 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास क्या होता है? 2 विकल्प होते हैं। और पहला विकल्प क्या होता है
कि पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बीच में डेथ हो जाती है या उनका पद किसी कारणवश खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि बिहार के राज्यपाल को भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल यानी कि राज्य के कार्य देखने के लिए कह सकते हैं, यानी कि उनको भी ये कार्यभार सौंपा जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कार्यवाहक के रूप में जाकर राज्यपाल बन सकते हैं। आप याद करिए, हमने आपको बताया था कि अगर समझिएगा इस कहानी को, देखिए इस कहानी को समझिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं। यदि आपने इस कहानी को समझ लिया तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक है। देखिए समझिएगा इस कहानी को। देखिए अगर जो प्रेसिडेंट हमारे होते हैं, अगर इनका पद खाली हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट जाकर इनके पद पर बैठ जाते हैं, काम करते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहुंचते हैं, राष्ट्रपति के पद पर जाकर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इसी तरह से अगर देखा जाए दोस्तों, इसी तरह से अगर देखा जाए किसी राज्य के राज्यपाल का पद अगर खाली हो जाता है तो दो ऑप्शन होता है। एक तो पहला ऑप्शन ये होता है कि राष्ट्रपति क्या करे, पड़ोसी किसी राज्य के राज्यपाल को कार्यभार सौंप दे, या दूसरा विकल्प ये होता है कि जो हाई कोर्ट होते हैं, जो हाई कोर्ट होता है उस राज्य का, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, एक मिनट, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो उसे कार्यवाहक के रूप में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे हमने आपको राष्ट्रपति के संदर्भ में बताया, वैसे ही अगर देखा जाए तो राज्यपाल के संदर्भ में भी हमने आपको बता दिया कि राज्यपाल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति अगर चाहें कि किसी दूसरे पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का कार्यभार सौंप सकते हैं, या हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों वो क्या कर सकता है, राज्य के राज्यपाल वाले पद पर जाकर के क्या कर सकता है, कार्यवाहक के रूप में कार्य कर सकता है, कुछ समय के लिए काम कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बातें आ जाती हैं कि क्या जो राज्यपाल के पद पर बैठेगा, क्या उसे, जैसे मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जाकर क्या होता है कि राज्य के राज्यपाल की कुर्सी पर बैठता है तो उसे सैलरी या वेतन सुविधाएं कौन मिलेंगी, कहाँ की मिलेंगी, क्या मुख्य न्यायाधीश वाली मिलेंगी या राज्यपाल वाली मिलेंगी? तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, राज्यपाल वाली मिलेगी, ना कि मुख्य न्यायाधीश वाली मिलेंगी, क्योंकि व्यक्ति जाकर उनके पद पर बैठ रहा है तो जो जिसके पद पर बैठेगा, जिस समय से बैठेगा और जिस समय तक बैठा रहेगा तब तक उसे वही सुविधाएं प्राप्त होंगी जो राज्यपाल को सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दें। आइए अब बात करते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। आइए बात करते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। देखिए, राज्यपाल बनने के लिए योग्यता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 157 में इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया है। और राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए दोस्तों? या तो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, पहली बात। दूसरी बात, 35 वर्ष आयु कंप्लीट हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का राज्यपाल उसे नियुक्त किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो राज्यपाल बनने के लिए योग्यता ये होना चाहिए, व्यक्ति भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो और लाभ के पद पर ना हो, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाना है। यहाँ पर एक और बातें मैं आपको बता देता हूँ अतिरिक्त जानकारी में। देखिए, 35 वर्ष के संदर्भ में अगर देखा जाए तो किनको 35 वर्ष की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनना है तब भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और राज्य के राज्यपाल बनना है तब भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 35 वर्ष किसकी पद के लिए जरूरी है दोस्तों? किसके पद के लिए जरूरी है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए जरूरी है, और उपराष्ट्रपति के लिए जरूरी है, या उपराष्ट्रपति के पद के लिए जरूरी है। और तीसरी बात करते हैं दोस्तों तो राज्यपाल के लिए जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते के बारे में समझते हैं। तो किस अनुच्छेद में इनके बारे में ये बताया गया है, वेतन भत्ते के बारे में। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि जो राज्यपाल होते हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 153 में बताया गया है, 158 में बताया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात ये कर लेते हैं कि राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है। तो राज्यपाल की जो सैलरी होती है दोस्तों
3,50,000 होती है। 3,50,000 राज्यपाल की सैलरी होती है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न ए पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, तो 5 लाख रुपए, और उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, तो 4 लाख रुपए होती है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे में अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती है, बल्कि जो वे राज्यसभा के सभापति बनते हैं इसके वजह से उनकी 4 लाख रुपए सैलरी है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि जो राज्यपाल होता है उसे वेतन कहाँ से मिलता है, तो राज्य के संचित निधि से, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, जैसे कि भारत सरकार की जो संचित निधि होती है वहाँ से राष्ट्रपति को क्या होता है, सैलरी, वेतन, भत्ते, सुविधाएं मिलती हैं। और यहाँ से क्या होता है, जो राज्य का राज्यपाल होता है दोस्तों, उस राज्य की संचित निधि से उसे वेतन भत्ते दिया जाता है। राज्यपाल की एक और खास बात यह है दोस्तों कि राजभवन की राशि सुविधा निःशुल्क होती है। जिस तरह से राष्ट्रपति को जो सुविधाएं मिलती हैं बिल्कुल निःशुल्क मिलती हैं या फ्री मिलती हैं, राष्ट्रपति भवन वगैरह, उसी तरह से राजभवन की बात करते हैं। राज्यपाल का जो भवन होगा उसे राजभवन कहा जाएगा। यहाँ पर भी मिलने वाली जो सुविधाएं होती हैं बिल्कुल फ्री होती हैं, एक भी रुपये नहीं लिया जाता है। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार जल्दी से बताइए यस सर क्लियर है, और लाइक कर दीजिए, या नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर बातें ये बताई गई हैं दोस्तों कि जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो वेतन कितना दिया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण करता है राष्ट्रपति करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य का भी राज्यपाल बन जाता है तो उसका वेतन का निर्धारण कौन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति करता है। इस स्थिति में क्या होता है, राज्यों के बीच अनुपात निकाला जाता है और उसी अनुपात के हिसाब से क्या होता है, राज्यपाल की सैलरी दी जाती है। तो एक राज्य का अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए दोस्तों, बीच में क्लास रुक गई थी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वो दरअसल आपको नहीं पता चल पाएगा। देखिए, हम बात कर रहे थे कि राज्यपाल की शपथ के बारे में। राज्यपाल के बारे एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि यहाँ से दोहरा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन जा सकता है या बनाया जा सकता है, लेकिन उसको वेतन कितना दिया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं। तो वे क्या करते हैं, राज्यों के बीच के अनुपात निकालते हैं, यानी कि राज्यों के बीच के अनुपात के हिसाब से क्या कर देते हैं कि राज्यपाल की सैलरी फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यपाल के शपथ के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल की शपथ के बारे में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 159 में बताया गया है। किस में बताया गया है, अनुच्छेद 159 में बताया गया है, यानी कि 159 में बताया गया है। अब राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है, या मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के शपथ के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जरूरत होती है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो राज्यपाल को शपथ के लिए अगर देखा जाए तो राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। एक बार फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, पता नहीं क्या हो गया है। देखिए, प्रेसिडेंट की बात करते हैं, यानी कि अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कोई सीनियर जज जो होगा वहाँ का वो क्या करेगा, यानी कि जो वरिष्ठ जज होगा वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। उसी तरह से अगर देखा जाए दोस्तों तो राज्यपाल के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य का हाई कोर्ट, जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाना है तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसका मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, इन्हें शपथ दिलाएगा। अगर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कोई उसी में एक सीनियर जज होगा, वरिष्ठ जज होगा, तो वो क्या करेगा, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। और किस अनुच्छेद में ये बातें कही गई हैं, तो देखा जाए तो अनुच्छेद 154 में ये बातें कही गई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात ये कर लेते हैं कि राज्यों की विधायी शक्ति के बारे में, यानी कि कानूनी शक्ति के बारे में। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो राज्यपाल अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्य के विधानमंडल
कि सत्र को आहूत करते हैं और तथा सत्रवासन करते हैं, और लेकिन किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर। तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि राज्यपाल क्या करती हैं, आर्टिकल 174 के तहत क्या करती हैं, राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करते हैं और सत्रवासन करते हैं। लेकिन दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो सदन की बैठक होती है उसमें अगर देखा जाए तो 6 महीने का दो सत्रों के बीच में अगर देखा जाए तो 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र हो सकते हैं दोस्तों। तो एक वर्ष में अगर देखा जाए तो न्यूनतम 2 सत्र हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। अब बात ये कर लेते हैं कि विघटन या भंग के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 174 में बातें ये कही गई हैं कि राज्यपाल क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है या विघटित कर सकता है या उसकी घोषणा कर सकता है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं या विघटित कर सकते हैं या विघटित की घोषणा कर सकते हैं। उसी तरह से जो राज्य का राज्यपाल होता है वो विधानसभा की बात करते हैं तो उसको भंग कर सकता है या विघटित कर सकता है या उसकी घोषणा कर सकता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया है वैसे ही राज्यपाल की कहानी है। राष्ट्रपति की कहानी ये है कि अगर उसे राष्ट्रपति को अगर लोकसभा को भंग करना है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करना होगा। और राज्यपाल के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, विधानसभा को अगर भंग करना है तो फिर राज्यपाल को मुख्यमंत्री की क्या होगा, मुख्यमंत्री की सलाह मानना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विधानसभा के भंग या विघटन से वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव करवाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। जब भंग कर दिया जाता है या विघटित कर दिया जाता है दोस्तों, तो वर्तमान की जो विधानसभा होती है उसकी कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव किया जाता है। नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं राज्यों के राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। तो अनुच्छेद 213 में बताया गया है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 213 में बताया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस तरह से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास शक्तियां ये दी गई हैं, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत, उसी तरह से अगर देखा जाए तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें दी गई है, तो अनुच्छेद 213 के तहत दी गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है, जब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि केंद्र स्तर पर अगर देखा जाए तो लोकसभा न चल रही हो या तो राज्यसभा न चल रही हो या दोनों न चल रहे हों, तो उस संदर्भ में क्या होता है, अगर डायरेक्ट कानून लाना है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है, अध्यादेश के थ्रू कानून लाया जा सकता है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरी बात करते हैं, अगर राज्यपाल राज्य में अगर क्या होता है, विधानसभा या विधान परिषद नहीं चल रही है या विधानमंडल अपने सत्र में ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अगर कोई कानून बनाना है तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 213 के तहत इसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन 6 सप्ताह के लिए करते हैं ऐसा काम, 6 सप्ताह के लिए जरूरी होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि 6 सप्ताह के अंदर ही विधानमंडल का सत्र बुलाया जाएगा और यदि राज्य विधानमंडल अनुमोदन कर देती है तो कानून बन जाएगा, यदि नहीं करती है तो कानून समाप्त हो जाएगा। इस कहानी को समझिएगा। जैसे क्या होता है दोस्तों, अगर विधानमंडल में अगर देखा जाए तो क्या होता है, विधानमंडल में विधान परिषद या विधानसभा नहीं चल रही है या विधानसभा नहीं चल रही है, दोनों नहीं चल रहे हैं, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है। और किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों, तो 213 के तहत। जब कोई नया कानून बनाना होता है और परिस्थितियां कुछ इस तरह से होती हैं, तो अगर ऐसा किया जाता है तो उस कानून को क्या करना होगा, उस कानून को विधानमंडल यानी कि विधानसभा से पारित करवाना पड़ेगा। और अगर विधान परिषद भी उस राज्य में है तो वहां से भी पारित करवाना पड़ेगा। तब क्या होगा कि वो कानून आगे तक चलेगा, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि 6 सप्ताह के भीतर ही क्या करना पड़ेगा, उस कानून को 6 सप्ताह के भीतर ही उस कानून को राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाकर वहां से पारित करवाना होगा, यानी कि अनुमोदन करवाना होगा। अगर अनुमोदन हो गया तो वो कानून आगे तक भी चलेगा। अगर अनुमोदन यानी कि एक तरीके से वो कानून पारित नहीं हुआ तो कानून रास्ते में ही आगे चलकर ही समाप्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यपाल के पास अगर देखा जाए दोस्तों तो क्षमादान शक्तियां हैं। अरे सॉरी, एक मिनट, ये क्या हो गया। राज्यपाल के पास अगर देखा जाए दोस्तों तो क्षमादान शक्तियां हैं अनुच्छेद 161 के तहत। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के बारे में यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 160 में बताया गया है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां किसके बारे में बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 160 में बताया गया है। जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 62 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत, जिस तरह राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 72 के तहत क्या दिया गया है, क्षमादान शक्तियां दी गई हैं या दिया गया है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो राज्यपाल को भी क्षमादान शक्तियां दी गई हैं। तो दोस्तों इस बात को आपको गौर करना होगा, यानी कि ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल 72 के थ्रू अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को क्या दिया गया है, क्षमादान शक्तियां दी गई हैं या दिया गया है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत क्या किया गया है, राज्यपाल को भी क्षमादान शक्तियां दी गई हैं। समझिएगा इस कहानी को, कैसे क्षमादान की शक्तियां। देखिए, राज्यपाल किसी भी दंड को कम कर सकते हैं या दूसरे प्रकार के दंड में बदल सकते हैं या पूर्णतः माफ कर सकते हैं, लेकिन एक काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति यहाँ पावरफुल ज्यादा हो जाते हैं शक्तियों के माफ करने में। देखिए, राज्यपाल अगर चाहे तो किसी भी दंड को कम कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को 10 साल की सजा है तो उसकी सजा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 10 साल की सजा को 5 साल कर सकते हैं या 6 साल कर सकते हैं या दूसरे प्रकार के दंड में बदल सकते हैं। अगर किसी को फांसी की सजा किसी को अगर उम्र कैद की सजा दी गई है या एक तरीके से क्या है किसी और तरीके की सजा दी गई है तो उसकी सजा को बदल सकते हैं या पूर्णतः माफ कर सकते हैं। अगर माफ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन एक जगह पर वे काम नहीं कर सकते हैं, वो होती है फांसी। अगर फांसी की सजा राज्यपाल को दी, मतलब राज्यपाल को कह रहा हूं, किसी व्यक्ति को अगर देखा जाए या किसी दोषी व्यक्ति को अगर देखा जाए तो फांसी की सजा दी गई है तो फांसी की सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं। ऐसा केवल और केवल वही कर सकते हैं जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति महोदय को ही यह शक्ति दी गई है कि वे क्या कर सकते हैं, फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या राज्यपाल के पास यह पावर्स दी गई हैं? नहीं दी गई हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस तरह से क्षमादान शक्तियों में राष्ट्रपति क्या होते हैं, ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं राज्यपाल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि फांसी की सजा में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास ही यह पावर्स दी गई हैं कि वही अकेले क्या कर सकते हैं, किसी की फांसी को माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है या नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि कोई फांसी से संबंधित कोई मामला राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 201 के तहत क्या करते हैं, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं। मतलब अगर राज्यपाल के पास कोई मामला ऐसा आ भी गया कि भैया आप हमें फांसी की सजा को माफ कर दीजिए, तो राज्यपाल कुछ करते नहीं हैं। अनुच्छेद 201 के तहत क्या होता है, उस मामले को अपने पास आरक्षित कर लेते हैं राष्ट्रपति के लिए और राष्ट्रपति को भेज देते हैं कि आप बताइए इस पर क्या निर्णय लिया जाए या आप निर्णय लीजिए, आप क्या निर्णय लेते हैं। क्योंकि राज्यपाल को ऐसी पावर्स नहीं दी गई हैं कि वे फांसी की सजा को माफ कर सकें। ठीक है, इसीलिए अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियों में दोस्तों क्या हो जाता है, वे मुख्य हो जाते हैं और राज्यपाल कहीं ना कहीं उनकी शक्तियां उनसे निम्न हो जाती है। वैसे में भी अगर देखा जाए तो राज्यपाल जो होता है हमारे देश का उतना पावरफुल नहीं होता है जितना कि राष्ट्रपति होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्र का प्रमुख होता है और राज्यपाल जो होता है राज्य का प्रमुख होता है। तो आप तो ऐसे ही जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति जो है राज्य सूची के विषयों तक ही सीमित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल के क्षमादान की जो शक्ति है दोस्तों वो राज्य की सूची के विषयों के तहत है, जैसे विषयों तक ही सीमित है। जैसे कि क्या है, 7वीं अनुसूची याद करिए, 7वीं अनुसूची संविधान के 7वीं अनुसूची में दोस्तों ये बताया गया है कि केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारा की बात की गई है, जिसमें संघ सूची की बात की गई है और दूसरी बात करते हैं राज्य सूची की बात की गई है और तीसरी बात करते हैं समवर्ती सूची की बात की गई है।
संघ सूची की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो संघ सूची में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार अपना नियम बनाती है, और राज्य सूची में अगर देखा जाए तो राज्य सरकार अपना नियम बनाते हैं। और तीसरी बात करते हैं समवर्ती सूची में, तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति। आप समझिएगा, जब कोई विधेयक क्या होता है कि दोनों सदनों से पारित हो जाता है, यानी कि विधानमंडल जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद से पारित हो जाता है, तो जैसे क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझ लीजिए पहले, तो फिर देखिए दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं संसद होती है, संसद में 3 प्रमुख अंग होते हैं जो कि आप जानते ही हैं। वे 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? यार खांसी नहीं जा रही है, मैं कब से दवा ले रहा हूं फिर भी। तो एक तो बात करते हैं लोकसभा की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं राज्यसभा की बात करते हैं, और तीसरी बात करते हैं राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो जब क्या होता है कि कोई विधेयक लोकसभा से पास हो जाता है, फिर राज्यसभा से पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पास जाता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो फिर विधानमंडल में क्या होता है दोस्तों, तो विधानमंडल में अगर देखा जाए तो विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। जब दोनों सदनों से कोई विधेयक पास हो जाता है तो राज्यपाल के पास जाता है, ठीक है। अब जैसे राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। एक तो पहला विकल्प ये होता है, यदि वे चाहें तो तुरंत पारित कर दें, तो जो विधेयक होता है वो एक्ट बन जाता है, पहला विकल्प ये हो गया। दूसरा विकल्प ये होता है कि पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो चाहें तो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, और वापस जब किया जाता है तो उसमें दोबारा अगर संशोधन किया गया, और संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास दोबारा जब जाता है तो उसे सिग्नेचर तो करना ही पड़ता है। तीसरा विकल्प ये होता है कि यदि वे चाहे तो उसे अपने पास सुरक्षित रख ले दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पास 3 जो विकल्प होते हैं वैसे ही अगर देखा जाए तो राज्यपाल के पास भी विकल्प होंगे। आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए, कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 में दी गई है। तो राज्यपाल पर क्या है, राज्यपाल द्वारा जो विधेयक होता है, जो बिल होता है, उस पर अनुमति के बारे में जो दिया गया है अनुच्छेद 200 में दिया गया है। कहा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित, मैंने पहले ही बताया था, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तब राज्यपाल के पास भेजा जाता है जब निम्न स्थितियां होती हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है, जब राज्यपाल के पास भेजा जाता है, देखिए जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है। तो कौन कौन सी स्थिति होती है, राज्यपाल अगर विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जैसे राष्ट्रपति के बारे में हमने आपको बताया था कि अगर राष्ट्रपति पहले ही किसी विधेयक पर सिग्नेचर कर देते हैं तो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो राज्यपाल क्या करते हैं कि अगर विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो विधेयक क्या बन जाता है दोस्तों, कानून बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर राज्यपाल क्या करते हैं, विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं, राज्यपाल क्या करते हैं विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो जो कानून होता है, जो विधेयक होता है, वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। अब दूसरी बात करते हैं कि राज्यपाल विधेयक पर यदि हस्ताक्षर ना करें, तो राज्यपाल क्या करते हैं, विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो कानून विधेयक नहीं बन पाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर राज्यपाल क्या होता है कि उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वो कानून नहीं बन पाता है। जिस तरह से राष्ट्रपति के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो विधेयक कानून का रूप नहीं लेता है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट बातें के बारे में। तीसरी बात करते हैं, तो अगर राज्यपाल क्या करते हैं, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, राज्यपाल किसी विधेयक को एक ही बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि एक बार के बाद दोबारा विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। जैसे कि हमने आपको राष्ट्रपति के संदर्भ में बताया था, अगर राष्ट्रपति के पास संसद से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पास हुआ और राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसे अगर पुनर्विचार के लिए वापस के लिए कहते हैं, तो पुनर्विचार के लिए जब आता है तो अगर लोकसभा या राज्यसभा क्या करती है, संसद क्या करती है, उसमें या संशोधन करती है या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास दोबारा उसी विधेयक को भेज देती है, तो फिर उनको सिग्नेचर करना ही पड़ता है। उसी तरह से राज्यपाल के बारे में आप समझ सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए
मान लेते हैं आपके पास एक नोट बनी हुई है, एक नोटबुक बनी हुई है और मैं आपका प्रेसिडेंट हूँ इस समय के लिए। आपने नोटबुक बनाया और आपने मुझे चेक करने के लिए दिया, ठीक कि सर आप चेक कर लीजिए और इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, सही हो तो। मैंने क्या किया, एक तरीके से मैंने क्या किया, पहली बार में आप लेकर आए तो मैंने सिग्नेचर कर दिया, तो क्या हो गया, वो जो आपने फेयर दिया था, जो नोटबुक था, वो समझ लीजिए कि पूरा क्लियर है। या तो पहली बार में हमने क्या किया, ऐसा नहीं किया। या तो दूसरी कंडीशन ये हुई, जब आपने मेरे पास नोटबुक लेकर आए तो हमने उस पर सिग्नेचर नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि ये सही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, एक तरीके हमने सिग्नेचर नहीं किया तो नोटबुक वैसे ही रह गई। अब तीसरी कंडीशन ये हुई कि उस नोटबुक को आप दोबारा हमारे पास फिर से आता है तो फिर क्या होता है, हम उसे पुनर्विचार के लिए कहते हैं कि एक बार जाओ फिर से चेक करके आओ कि आपके नोट सही बनी है या नहीं। तो जब आप दोबारा आते हैं तो अपनी नोट्स को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। बिना चेक के हुए जब जाते हैं फिर से लेकर आते हैं तो मुझे सिग्नेचर करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर मुझे पता हो जाता अब मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो कोई विधेयक जब राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाता है तो जो राष्ट्रपति के पास जाता है वो केंद्र की बात होती है, संसद के द्वारा पास होकर जाता है। और जो अगर देखा जाए तो राज्यपाल के पास जाता है वो विधानमंडल से पास होकर जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब राज्यपाल के पास दोबारा जाता है पुनर्विचार के पास तो राज्यपाल को सिग्नेचर करना ही पड़ता है, जैसे कि राष्ट्रपति को करना पड़ता है। और राज्यपाल के पास लेकिन एक विकल्प होता है दोस्तों कि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। देखिए इस बात को समझिएगा, राज्यपाल के पास चौथा विकल्प होता है कि राज्यपाल क्या करें, उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, यानी कि उनके पास अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं कि राष्ट्रपति से सिग्नेचर करवा देंगे। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो राज्यपाल के लिए सुरक्षित नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं बहुत सारे छात्र फिर उल्टा समझ लेंगे, क्योंकि वे ये समझेंगे कि हर जगह तो प्रवीण सर तुलना करके बता रहे हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, लगता है बताना भूल गए हैं। नहीं, यहाँ पर क्या है, ऐसी बातें नहीं है। राज्यपाल ही केवल ऐसा कर सकता है कि अगर कोई विधेयक उसके पास जाता है दोस्तों तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए कोई विधेयक आरक्षित नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात एक की जाती है, राज्यपाल किसी विधेयक को अनुच्छेद 2 से 1 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है। किस अनुच्छेद के तहत ऐसा करता है राज्यपाल, तो अनुच्छेद 201 के तहत ऐसा करता है, यानी कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, या आरक्षित करता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको राज्यपाल के बारे में सारी कहानियां बता दिया, लेकिन कुछ अन्य बातें हैं, आइए राज्यपाल के बारे में और भी देख लेते हैं। देखिए राज्यपाल क्या करता है विधान परिषद में, राज्यपाल क्या करता है दोस्तों, अन्य बातों में देखिएगा राज्यपाल क्या करता है, जैसे राज्यपाल क्या करता है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या करता है दोस्तों, मनोनीत करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के में विशेष योगदान रखते हो दोस्तों। देखिए समझिएगा इस कहानी को तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए जिस तरह से अगर देखा जाए तो राज्यसभा में क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उसी तरह से अगर देखा जाए दोस्तों तो विधान परिषद में अगर देखा जाए तो राज्यपाल भी ऐसा करता है। राज्यपाल क्या करता है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, 1/6 भाग को अगर देखा जाए, राज्यपाल क्या करता है दोस्तों, राज्यपाल क्या करता है 1/6 सदस्यों को क्या करता है कि एक तरीके से विधान परिषद में मनोनीत करता है। और किनको मनोनीत करता है, जो साहित्य और विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा में जिन्होंने विशेष योगदान दिया हुआ है उन्हें विधान परिषद में राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। दोस्तों हमने आपको बताया कि जैसे कि राज्यसभा में क्या होता है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में, वैसे ही राज्यपाल भी ऐसा करता है कि विधान परिषद में क्या करता है 1/6 सदस्य को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में क्या करता है, मनोनीत करता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यपाल के बारे में अगर बात करते हैं तो राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो कुछ और भी बातें हैं दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं राज्यपाल क्या करता है, कुछ नियुक्तियां भी करता है। राज्यपाल क्या करता है,
कुछ नियुक्तियां भी करता है। आइए समझ लेते हैं किन किन नियुक्तियां करता है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, वैसे ही अगर देखा जाए तो राज्यपाल क्या करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, उसी तरह से राज्यपाल भी क्या करता है कि मुख्यमंत्री के साथ जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि एक तरीके से महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्र स्तर पर, उसी तरह से अगर देखा जाए तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। जो राज्य में महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बात करते हैं देखिए इसको समझिएगा। देखिए जिस तरह से अगर देखा जाए तो यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए तो पीसीएस की बात करते हैं तो यानी कि पीएससी की बात करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो इसके भी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राज्यपाल के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बता दिया। जैसे कि हमने आपको बताया दोस्तों कि राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। फिर हमने आपको बताया है दोस्तों कि राज्यपाल क्या करता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही महाधिवक्ता बना रहता है। फिर हमने आपको बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। इसी तरह से एक और बातें याद रख लीजिए, जैसे कि भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है दोस्तों, उसके जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है उसके जो आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो दोस्तों राज्यपाल से संबंधित जितनी भी बातें थी और जितना भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था उसको हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर कोई छात्र पूरी क्लास को अच्छे से देख कर जा रहा है और एक बार रिवीजन कर ले रहा है तो उसके प्रश्न गलत नहीं होंगे, और अगर उसने थोड़ी सी भी समझदारी दिखा लिया तो उसके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। आइए समझते हैं हाई कोर्ट के बारे में, लेकिन मैं चाहूँगा कि हाई कोर्ट को समझाने से पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझा दूं ताकि आपको हाई कोर्ट अच्छे समझ में आए। आइए पहले बात कर लेते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। आज की क्लास भी काफ़ी बड़ी हो जा रही है। देखिए दरअसल क्या है, वही है ना, मैंने आपसे क्या कहा है कि मेरी एक आदत है कि मैं ईमानदारी से पढ़ाना, और ईमानदारी से जब पढ़ाया जाता है तो फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्लास को बड़ी करना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होता है, क्योंकि हमें जब सब कुछ बताना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई भी छात्र पूरी क्लास को मेरे देखता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक, अगर उसने पूरी क्लास को अच्छे से देख लिया ईमानदारी से। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। देश की प्रथम न्यायालय कह सकते हैं, देश की अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आइए बात करते हैं, समझते हैं भारत की सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। दोस्तों हमारे देश में कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं न्यायालय को लेकर। अगर देखा जाए तो एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट होते हैं, और अगर देखा जाए दोस्तों केंद्र स्तर पर या पूरे देश के लिए अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो दोस्तों हमको सबसे पहले समझना होगा किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो आइए समझते हैं। यदि आप नए हैं तो फिर चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। देखिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का समीक्षक कहा जाता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान का समीक्षक कौन है। तो संविधान का समीक्षक अगर कोई है, समीक्षक अगर कोई है तो वह है सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान का गार्जियन यानी कि अभिभावक की बात करते हैं, संविधान का गार्जियन की बात करते हैं, अभिभावक की बात करते हैं तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। और संविधान का व्याख्याता की बात करते हैं, जो इंटरप्रिटेशन करने वाला व्यक्ति होता है, जो इंटरप्रिटेशन करता है, एक्सप्लेनेशन करने वाला जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो संविधान की अगर व्याख्या करना हो तो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा।
संविधान की प्रहरी का काम करने वाला, कहने का मतलब एक तरीके से संविधान को देखभाल या गार्ड के रूप में काम देखने वाला अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही है दोस्तों। और संविधान का कस्टोडियन अगर किसी को कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को ही कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा ताकि आपको सारी बातें यहाँ से क्लियर हो जाएं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का समीक्षक कहा गया और संविधान का अभिभावक कहा गया है और संविधान का क्या कहा गया है, व्याख्याता कहा गया है और संविधान का प्रहरी कहा गया है और संविधान का कस्टोडियन कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो दिल्ली चले जाइए, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। एक बातें किसी को नहीं पता होगी, अब पता होगी कुछ लोगों को आज पहली बार। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी समय और कहीं पर भी सुनवाई कर सकते हैं। सुनवाई करने का अधिकार है दोस्तों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति से अनुमति ले लेते हैं, जहां वे बैठ जाते हैं वहीं से अदालत शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा, सनी देओल की एक मूवी थी, कौन सी मूवी थी, जिसमें क्या था, जनता की अदालत, या जहां पर भी एक तरीके से मैं बैठ जाता हूं वहीं पर अदालत शुरू हो जाती है। बिल्कुल वही कहानी है, जहां पर जज बैठ जाता है वहीं पर अदालत शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सारी हियरिंग एक तरीके से क्या होगा, सारी हियरिंग, सारी सुनवाई अगर देखा जाए तो न्यायालय के अंदर ही होगा। अगर जरूरत पड़ती है तो जज कहीं पर भी बैठकर अपनी सुनवाई करना शुरू कर सकता है। ठीक है, बस उसे एक काम करना होगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। क्या अभी तक ऐसा कभी हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। ऐसा हुआ है, हैदराबाद में हुआ है और ऐसा हुआ है श्रीनगर में हो चुका है कि वहाँ पर ऐसे ही एक तरीके से क्या किया गया था, सीधा और सीधा न्यायालय बना दिया गया था। सीधा न्यायालय मतलब क्या है कि जज जहाँ बैठ गया वहीं से सुनवाई चालू, वहीं से कह सकते हैं एक तरीके कोर्ट चालू, वही कोर्ट है दोस्तों। ठीक है, और ऐसा हो चुका है हैदराबाद और श्रीनगर में। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करते हैं तो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे प्रिय साथियों बता दीजिएगा, 28 जनवरी 1950 को क्या होता, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा से मार्केटिंग भी करना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को बिना कहे तो करते नहीं है। थोड़ा से शेयर वगैरह कर दिया करें, अगर मन करता है तो शेयर कर दिया करें। पढ़ाने समझ में तो आता ही होगा। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका ना समझ में आए तो एक बार आप हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर देखा जाए तो संविधान के भाग 5 में है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों तो संविधान के भाग 5 में बताया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, दूसरी बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर कहां तक है। तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक बताया गया है। अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में और स्थापना के बारे में दोस्तों, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करते हैं या स्थापना की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में ऐसा बताया गया है, तो अनुच्छेद 124 में बताया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब मूल संविधान बना था और उस समय जब कह सकते हैं 28 जनवरी की बात थी, तो उस समय अगर देखा जाए तो हमारे पास 8 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? 8 न्यायाधीश थे। अब वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि अभी अगर देखा जाए तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य हैं और 33 अन्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार अगर किसी को दिया गया है तो किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है तो कौन ऐसा कर सकता है? तो संसद ऐसा कर सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में ऐसा बताया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के 2 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 के 2 में बताया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति जो करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर
वरिष्ठता के आधार पर करते हैं। वैसे में अगर देखा जाए तो इसमें कॉलेजियम सिस्टम चलता है, इस बात को भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करते हैं। तुरंत का तुरंत याद कर लीजिए अपने माइंड में कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, और वही इनकी शपथ भी दिलाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के आधार पर अन्य अगर देखा जाए तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और किस आधार पर की जाती है? तो वरिष्ठता के आधार पर जो सबसे सीनियर होंगे उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 124 के 2 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 124 के 2 में बताया गया है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो इनका जो कार्यकाल है दोस्तों, इनका जो कार्यकाल है 65 वर्ष तक है। 65 वर्ष के पहले भी अगर मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का तो कार्यकाल 65 वर्ष तो होता है, लेकिन वे अगर अपना चाहें तो त्यागपत्र देना चाहें तो किसे दे सकते हैं? तो वहाँ पर ऑप्शन आपको संसद में मिल जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, और चौथे ऑप्शन में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति महोदय मिल जाएंगे। तो किसे दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनना है, सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनना है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि बात करते हैं अनुच्छेद 124(3) में बताया गया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में क्या अनुच्छेद। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बनने की योग्यता के बारे में बात करते हैं। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए? अनुच्छेद 124 के थ्रू अगर देखा जाए तो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, और एक या एक से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, और एक या एक से अधिक, या कह सकते हैं यहाँ पर, या कह सकते हैं एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, और या तो भारत के राष्ट्रपति के राय में परंपरागत विधि का वेत्ता हो, यानी कि कानून का जानकार हो राष्ट्रपति के राय में, तो वही व्यक्ति भारत का न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? व्यक्ति भारत का नागरिक हो, एक या एक से अधिक एक उच्च न्यायालयों में की बात करते हैं तो 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अगर देखा जाए तो 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति के राय में अगर देखा जाए तो व्यक्ति कानून का जानकार रहा हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 124 से 6 की बात करते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति दिलाते हैं, जो कि हमने पहले ही बताया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 124 के थ्रू, अनुच्छेद 125 के थ्रू तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन की बात करते हैं तो वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, और पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन भी भारत के संचित निधि से दिया जाता है, यानी कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं तो 2,80,000 इनकी सैलरी होती है, और अन्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो 2,50,000 इनकी सैलरी होती है अन्य न्यायाधीशों की। तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी कितनी है दोस्तों? 2,80,000 है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? 2,50,000 होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आइए समझ लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट तो आपने समझ ही लिया है। तो दोस्तों हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में बताया गया है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बम्बई में है, कोलकाता में है और मद्रास में है। तो बम्बई में अगर देखा जाए या कोलकाता में देखा जाए, मद्रास में देखा जाए तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट बात करते हैं तीनों उच्च न्यायालय में अगर देखा जाए तो 1861 के अधिनियम के अनुसार 1862 में के अधिनियम से बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 1866 में बना था दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
कि इलाहाबाद का उच्च न्यायालय कब बना था, तो 1866 में बना था। 1875 में अगर देखा जाए तो आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय अगर देखा जाए, हाई कोर्ट अगर देखा जाए तो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है, जो कि प्रयागराज में है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों, 25 कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 25वां उच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो 25वां उच्च न्यायालय है अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश है। तो 25वां उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश है, जो कि आंध्र प्रदेश में है और उसका नेम क्या है, अमरावती में है, यानी कि 25वां उच्च न्यायालय जो है अमरावती में है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद 217(1) के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल अगर देखा जाए तो 217 अनुच्छेद 217(1) में है। नेक्स्ट बात करते हैं इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 62 वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो काल होता है वो 65 वर्ष होता है। 62 वर्ष के पहले किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर मुक्त हो सकते हैं दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 62 वर्ष के पहले किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता की बात करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता की बात करते हैं, अनुच्छेद 217(3) में है, जो भारत के नागरिक, देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना है तो क्या होना चाहिए, व्यक्ति भारत का नागरिक हो और भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 219 में बताया गया है, और इसकी शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों, तो इनकी शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में बात करते हैं तो इनकी शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यों के राज्यपाल दिलाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात करते हैं तो अनुच्छेद 221 की बात करते हैं, और इनके जो वेतन मिलते हैं भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं, राज्य के संचित निधि से दिया जाते हैं, लेकिन पेंशन जो होती है दोस्तों भारत के संचित निधि से दी जाती है। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको सैलरी कहाँ से मिलती है, तो भारत के संचित निधि राज्य के संचित निधि से, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी कितनी है दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी सैलरी तो 2,50,000, और अन्य न्यायाधीशों की बात करते हैं तो 2,25,000। नेक्स्ट बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वकालत पर प्रतिबंध की बात करते हैं तो अनुच्छेद 220 की बात करते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वकालत पर प्रतिबंध की बात करते हैं तो अनुच्छेद 220 है। जिस उच्च न्यायालय में वह स्थायी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुआ है उसको छोड़कर अन्य न्यायाधीशों में वकालत कर सकता है, अर्थात उच्च न्यायालय वाला जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तथा स्थायी जगह नहीं ले सकता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में वो किसी भी प्रकार के नहीं जा सकता है, यानी कि वकालत करने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 217 के 1 में दिया गया है, उसी प्रकार से हटाया जाएगा जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कदाचार यानी कि असमर्थता के आधार पर, आम बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए तो महाभियोग के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के अनुसार अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित तो नहीं है। तो हाई कोर्ट में अगर देखा जाए तो न्यायाधीशों की निश्चित संख्या नहीं है और आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति को घटाने और बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो हाई कोर्ट में अगर देखा जाए तो न्यायाधीशों को घटाने और बढ़ाने का अधिकार है। किसी भी हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की बात करते हैं। देखिए किसी भी हाई कोर्ट में क्या है, मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 214 की बात करते हैं, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 231(1) में क्या कहा गया है, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या तथा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है या कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और उच्च न्यायालय की बात करते हैं। देखिए जैसे कि बात करते हैं 2 राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय हो सकते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालय जो है चंडीगढ़ है दोस्तों, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए ये रहा हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने आपको बता दिया है।
ठीक है। आगे की क्लास में संसद की एक और क्लास हो जाएगी। आगे की क्लास में एक और क्लास ले लूँगा, बस ख़त्म हो जाएगा। अब ज़्यादा इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बस ये मान के चलिए विविध वाली क्लास होगी, ठीक है। तो बस थोड़ा थोड़ा बताना होगा जो कि आपके एग्जाम में मान के चलिए आधे घंटे की क्लास होगी, ठीक है। तो एक आधे घंटे की एक और क्लास कर दूंगा तो कंप्लीट हो जाएगी आपकी पॉलिटी, सबसे अच्छी बात ही हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं, मतलब इस क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।